Hi guys, welcome back to another video of Economics on your Tips. Economics on Tips की अगली वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टर्म 1 है भैया, फटी पड़ी है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हालत खराब करती है। क्यों वाले को करती है कि नहीं करती है? तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक स्ट्रेटेजिक वे के अंदर हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खत्म करेंगे और बहुत ज्यादा मजे आने वाले। मेरे साथ लगे रहना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मैं वो पुराने तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा। जब हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ रहे हैं 1940 से लेकर 1990 तक पूरा हो गया, फिर वापस घूम के 1940 पे आ गए इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर। अरे नहीं बालक, ऐसे नहीं करेंगे। हम 1940 पकड़ेंगे तो 1940 को पूरा खत्म करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पहली बार YouTube के ऊपर एक कहानी के फॉर्मेट के अंदर हम लोग बिल्डअप कर रहे होंगे। तो चलिए हो जाइए मेरे साथ शुरू और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करते हैं खत्म। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बालकों, जो हम आज करने वाले हैं वो है आपका प्रथम चैप्टर, यानी कि पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बालकों, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? हम पुराने जमाने से बात कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको समझनी है। कुछ जरूरी टर्म्स हैं जिसको आपको देखना है। सबसे पहली टर्म आती है बालक कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन से समझेंगे। इट रेफर्स टू अ सिस्टम। ये क्या है? ये एक सिस्टम है बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वन कंट्री बीइंग द रूलर, एक कंट्री रूलर बनती है यानी कि रूल करती है, और दूसरी कंट्री बीइंग द कॉलोनी, दूसरी कंट्री कॉलोनी बनती है, यानी कि वो कंट्री जिसके ऊपर रूलर राज करता है। एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक कंडीशन। जो रूलिंग कंट्री होती है वो डिटरमाइन करती है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। यानी कि एक राजा है और दूसरी कंट्री प्रजा है। राजा जो होगा वो प्रजा से रिलेटेड सारे के सारे काम को देखेगा और सारी की सारी पॉलिसी बनाएगा। भारत भी किसी समय प्रजा के अंदर आता था, आज तो फाड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। पर एक समय था जब भारत भी प्रजा के अंदर आता था। भारत के अंदर भी कॉलोनियल रूल था। भारत के अंदर कॉलोनियल रूल करीब 200 सालों तक चला, जो कि अप्रोक्सीमेट 1757 के अंदर अंग्रेज यहां पर आए थे और उन्होंने रूल पकड़ लिया था। और 1947 यानी अप्रोक्सीमेटली 190 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था, ठीक है। अंडर विच द ब्रिटिशर्स, वहां पर ब्रिटिशर ने क्या किया? हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करने का काम किया। यानी साम दाम दंड भेद, इंडियन इकोनॉमी को एक एक करके भेद, ये वाला कार्य ब्रिटिशर ने हमारे यहां पर किया था। और जब ब्रिटिशर हमारे यहां पर थे तब हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी कही जाती थी। क्या कही जाती थी? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। अब स्टैग्नेंट इकोनॉमी में ना एक जानवर को ध्यान रखना। वो जानवर को है ना बचपन में दिखाते जिसके पीठ पे ना यूं 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 करके कुछ होता है। किसी को याद है क्या नाम है? ऐसा शेल होता है उसके पीछे, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल और हिंदी में बोलते हैं घोंगा। क्या बोलते हैं? घोंगा। तो जो स्टैग्नेंट वर्ड है, ये घोंगे से आप लोग याद रखेंगे कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है? वो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी है जो कि घोंगे को चलते हुए देखा कभी? कैसे चलता है? इतना धीरे चलता है, पता ही नहीं चलता कि चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि अपने डेवलपमेंट के पाथ पे या तो रुकी पड़ी है या फिर इतनी धीरे चल रही है जिसके चलने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी विच इज स्टक, रुकी गई, और वेरी लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, या फिर अपने पाथ ऑफ डेवलपमेंट में बहुत धीरे चल रही है, बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है। तो जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे तो हमारी इकोनॉमी करीब करीब स्टैग्नेंट थी, यानी कि रुकी हुई थी। अंग्रेजों से पहले क्या कहानी थी? जब अंग्रेज भारत के अंदर नहीं आए थे तो क्या भारत अच्छा था? सबसे पहले इसके बारे में एक बार बात करेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की कहानी कैसे थी। मैंने कहा था ना कि एक कहानी बनाऊंगा।
वो कहानी कुछ इस प्रकार से होगी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अंग्रेजों के आने से पहले, यानी कि 1757 में, और एंड करेंगे 2020 पे, जहां पर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं बिफोर कॉलोनियल रूल हमारी हालत कैसी थी, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले हम लोग क्या कर रहे थे। तो जब अंग्रेज भारत के अंदर नहीं आए थे तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बेस्ड थी, इसलिए इंडियन इकोनॉमी को एग्रेनियन इकोनॉमी कहा जाता है, यानी एक ऐसी इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही अटकी हुई है, जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को मानती है। तो भारत में अंग्रेजों के आने से पहले करीब 85%, 85% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर लगे थे। मतलब एक कमरे में 100 लोगों को भर दो तो उसमें से 85 लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से ही कमा के खा रहे होंगे। अगर हम बात करते हैं तो फार्मर जो था ना, तब हमारे लिए हमारी मिट्टी मां थी, तब हमारे लिए हमारी मिट्टी मां थी, और मां से पैसे नहीं कमाए जाते, और मां से पैसे नहीं कमाए जाते। तो हमारा जो फार्मर था ना, वो जो भी क्रॉप उगाता था वो खुद खाता था, या फिर अपने पड़ोस में जितने आर्टिशियन थे, आर्टिशियन होने का मतलब है किसी ने चद्दर बना के दी है, किसी ने खाट बना के दी है, किसी ने घर बना के दिया है, तो उन आर्टिशियन के लिए बाकी सब बचा के रखता था। ठीक है, यानी कि हम जो पहले उगाते थे वो एक मां की तरह उगाते थे हमारी जमीन पर। तो मां जब खाना बनाती है ना, तो या तो हम खाते हैं या पड़ोसी को खिलाते हैं, हम खाते हैं या पड़ोसी को खिलाते हैं, उस खाने को बेचते नहीं थे पहले। ठीक है, इतनी ज्यादा वैल्यूज भारत के अंदर थी कि हमारा उस समय का फार्मर खुद खाता था, और जो आर्टिशियन है जिसने हमारी मदद करी है किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसके लिए हम बना लेते थे, यानी कि बस खाओ पियो मस्त रहो। पुराने आदमी जो थे ना, उनकी जरूरतें कम थी, इसलिए उनके जमीन में भारी दम था। चलिए हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो काम था वो कैसा था। अगर हम उसकी बात करें कि हमारा व्यापार कितना बढ़िया चल रहा था, तो इंडिया enjoyed extensive trade within the country and with other country of Asia and Europe। एशिया और यूरोप की कंट्रियों के साथ हमारा व्यापार बहुत तगड़ा चल रहा था, बहुत शानदार चल रहा था। हम लोग अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। हाथ कर की जो इंडस्ट्री होती है, जो हाथों से कार्य होता है, उसके लिए भारत बहुत पहले से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना वो इतना खूबसूरत था कि जब बाहर के लोग देखते थे कि यार क्या शानदार बना रहा, हमारे लिए तो अरे यही तो नॉर्मल है, ये तो हमारे इधर ही मिल जाता है, बट बाहर के लोगों के लिए वो कल्चर बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, तो पूरी दुनिया हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की लोहा मानती थी। हम एक तरीके से इंडिपेंडेंट थे, हमको सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम सेल्फ रिलायंट थे, यानी कि आत्मनिर्भर भारत एक्चुअल में 1757 के समय पे था, और हम एक समृद्ध इकोनॉमी की तरह आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे लोगों की आवश्यकताएं कम थी। इनके वजह से उनके एक्सपेंडिचर भी काफी ज्यादा कम थे। समझ में आ गया? आजादी से जस्ट पहले कितना बढ़िया भारत था, जब हम कहते थे कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है। ठीक है जी, अब सोने की चिड़िया के पर काटने के लिए आ गए व्यापारी, और जब व्यापारी आए 200 साल उन्होंने राज किया। जब वो राज करने के बाद जब हमने उनको लतेड़ के भगाया, भले हमें 200 साल लगे, पर जब हमने उन्हें लतेड़ के भगाया, यानी कि भाग बोला निकल अब यहां से, ठीक है, तो उस समय हमारी हालत कैसी थी इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके सारे सेक्टर्स को पिक ऑन कर रहे हैं। सबसे पहले यानी आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को पिक ऑन करेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इस वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं, तो उसके लिए कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम बात कर रहे, देखो 1757 की बात कर ली, अब सीधे 200 साल आगे बढ़ गए। हम आ गए हैं 1947 पे, जब हम आजाद हो रहे थे। उस समय हमारी इकोनॉमी की हालत कैसी थी? पहले बात कर ली अंग्रेजों के आने से पहले क्या हाल थे, अब हम बात कर रहे हैं जब अंग्रेज जा रहे थे तब उन्होंने क्या हाल कर दिया था। सबसे पहले पकड़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को। The characteristics of agriculture sector at the eve of independence was as follows। सबसे पहला काम जो अंग्रेजों ने किया वो था जमींदारी सिस्टम को लेकर आना, जिसको हम कहते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम। क्या है? लैंड टेन्योर सिस्टम। सिस्टम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि लैंड टेन्योर सिस्टम
है क्या और किस प्रकार से कार्य कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज लैंड इन योर सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो हम पकड़ के चलते हैं कि ये है हमारा फार्मर। कौन है? फार्मर है जिसकी ये है लैंड। ठीक है, अभी जमीन है, फार्मर इस पे खेती कर रहा है। अब फार्मर को सारी चीजें पता है, XYZ सब कुछ पता है, बस उसके पास जो दिमाग है वो एक व्यापारी का नहीं है, एक फार्मर का दिमाग है। ठीक है, यहां पर है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कंपनी जिसके नाम पर अंग्रेज राज कर रहे थे। अब ये है गोरों की और ये है फार्मर। तो डायरेक्टली अगर ये लोग इनके पास जाएंगे कि हमें चीज दो, हमें टैक्स दो, हमें लगान दो, तो वो नहीं देंगे। तो इन्होंने बीच में एक प्लांट कर दिया आदमी को, उसका नाम था जमींदार। जमींदार कौन होता था? बेसिकली इंडियन ही होता था जमींदार। इसका काम क्या होता था? इनके पास जाएगा, इनसे टैक्स वसूलेगा, जिसको हम पुरानी भाषा में कहते थे लगान। क्या वसूलेगा? लगान। वो देखे ना पिक्चर काले में का पानी तो बरसाओ, तो भैया वो वाली पिक्चर जो है ना लगान, उस पिक्चर में जो टैक्स वसूला जाता है, जो लगान वसूला जाता है, वो जमींदार वसूलता है। जमींदार क्या करता है? ये लेकर डिपॉजिट करा देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये जो प्रोसीजर है ये आज भी चलता है। टैक्स लेने का काम यही तो होता है भैया, टैक्स इसी को तो कहते हैं। बट उस समय ये प्रोसीजर खराब क्यों था? क्योंकि जो लगान होता था ना, इसकी वैल्यू फिक्स होती थी। हम बात करें फिक्स होने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू एक बहुत बड़े स्केल पर फिक्स की जाती थी। अब यहां पर अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी लगान देना है, प्रोडक्शन कम हुआ तो भी लगान देना है। और ये वैल्यू ऐसी जगह फिक्स की जाती थी कि आप कितना भी ज्यादा प्रोडक्शन कर लो, आप इस वैल्यू को कभी मैच ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्योंकि ये जो लगान है, जो टैक्स की रेट है, वो इतनी ज्यादा हाई थी कि हमारा फार्मर जो है वो हाथ पर उसके फूल जाते थे। अब यहां पर एक प्रॉब्लम और थी, क्योंकि जो फार्मर था उसको एज अ टेनेंट, यानी कि हम बोले उसको एज अ किराएदार जमीन पे रखा जाता था कि भैया तू ये जमीन तेरी नहीं है, तो सिर्फ किराएदार है, तू मजदूरी कर, मजदूरी करके टैक्सेस को दे, बचा कुछ तू खा पी मर, जो तेरे को कर रहा है कर। अब समझना, जमीन के बारे में जानकारी किसको है? फार्मर को। पर जमीन का औपचारिक हक किसके पास है? जमींदार के पास। तो प्रॉब्लम यह होती थी कि क्योंकि इसको पता है कि क्या करना है, पर इसके पास रोकड़ा नहीं है, इसके पास मनी नहीं है, इसके पास रिसोर्सेज नहीं है। इसके पास रिसोर्सेज थे पर इसको जानकारी नहीं है कि करना क्या है। तो इस वजह से यहां पर आप लोगों का जो लैंड है वो बीच में फंस जाता था, जो जमीन है वो बीच में फंस गई। हमारे जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम कभी पा ही नहीं पाए। प्रोडक्टिविटी कभी पा नहीं पाएगा मतलब क्या है कि हमारा लैंड जितना कैपेबल था उतना प्रोडक्शन हम कभी कर नहीं पाए, क्योंकि जिसके पास दिमाग था उसके पास पैसा नहीं था, और जिसके पास पैसा था उसके पास दिमाग नहीं था। यहां पर बिजनेस स्टडीज अगर आप लोग पढ़ते हैं तो एक प्रिंसिपल आता है जो कि इस पॉइंट के ऊपर अपने बात को रखता है। उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को याद है अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी की? जितनी ताकत हो उतनी जिम्मेदारी है, और जितनी जिम्मेदारी है उतनी ताकत होना जरूरी है, वरना ऑर्गेनाइजेशन कभी काम नहीं कर पाएगी। समझ गए? अभी एक इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन और किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखो, अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ लैंड, मालिकाना हक जो था जमीन का, वो ट्रांसफर कर दिया गया था फार्मर से और दे दिया गया था जमींदार को। जमींदार बन गए थे उस जमीन के नॉमिनल हेड, ठीक है, और वो कलेक्ट करते थे पैसा और ले जाते थे किसके पास से? फार्मर के पास से ले जाते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान। ठीक है, लगान के फॉर्म में पैसा ले जाते थे एंड डिपॉजिट इट टू कॉलोनियल गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी। द जमींदार कलेक्ट लगान फ्रॉम द फार्मर। पॉइंट यहां पर है कि वो रिगार्डलेस टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर, यहां पर वो लोग लगान कलेक्ट करते थे, वो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे कि ये पैसा कहां से आएगा या उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है। उनको लेना है तो लेना है। द जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक नो इनिशिएटिव टू इंप्रूव और टू स्ट्रेंथन द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो जमींदार है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करती थी कि वो जमीन को सुधारे या फिर बढ़ाए। समझ में आ गया?
अरे समझ में आ गया तो हाँ बोलना, क्या बात है। चलो आगे बढ़े। आगे देखो, अगला जो पॉइंट है हमारे यहां पर हमने कहा था कि जमीन हमारी माँ है, जमीन हमारी माँ है, और माँ जो खाना बनाती है उसको खाया जाता है, बेचा नहीं जाता। अंग्रेजों ने इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली खारिज कर दिया और वो लेकर आए कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर से पैसा कमाओ, एग्रीकल्चर को क्या कर दो, कमर्शियलाइज कर दो। उन्होंने कहा कि भैया आप आटा उगा रहे हो, आप चावल उगा रहे हो, आप दाल उगा रहे हो, अच्छी बात है, 4 रुपए केजी या 4 रुपए 100 केजी के देंगे। बोले अच्छा, अगर आप जूट उगा रहे हो, अगर आप नील की खेती जिसको कहते हैं इंडिगो, कॉटन उगा रहे हो, तो आपको 400 रुपए 100 केजी के दिए जाएंगे और साथ साथ में लगान भी कम ली जाएगी। ये क्या हुआ, यहां पर जो अंग्रेज थे उन्होंने इन क्रॉप्स को बढ़ावा दिया और इन क्रॉप्स को खत्म कर दिया, कम कर दिया। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने, बड़ा सिंपल था। ये जो जूट है इंडिगो, जिसको हम नील कहते हैं, जिससे तुम्हारी जीन्स से नीली होती है ना, ठीक है, कॉटन, ये सारे कैश क्रॉप के अंदर आती है जिनको बेचा जा सकता है अच्छे दामों के अंदर और उससे पैसा कमाया जा सकता है। तो अंग्रेजों ने एक इंपॉर्टेंट चीज करी कि उन्होंने बोला कि आप प्रोडक्शन करो बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं, खाने का जुगाड़ कहीं और तो हो जाएगा, तुम बेचने के लिए कार्य करो, जब जेब में पैसे होंगे तो खाना अपने आप आएगा। फार्मर वर गिवन हायर प्राइसेस फॉर कैश क्रॉप, अगर आप कैश क्रॉप उगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा प्राइस मिलेगा, ठीक है। और वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि वो इन चीजों को ले जाते थे और अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते थे। किसकी तरह, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया करते थे। भाई ब्रिटिशर्स जो थे ब्रिटिश इंडस्ट्री में ले जाते थे, उसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। हाई लेवल ऑफ प्राइसेस की वजह से हमारा जो फार्मर था उसको अल्टीमेटली मजबूर होना पड़ता था कि वो कैश क्रॉप उगाए। अब आप बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे एक बार उगा ले, पैसा कमा ले, फिर छोड़ दिए, यही बात है। बट यहां पर खेल दूसरा था। खेल दूसरा ये था, इंडिगो यानी नील एक इस प्रकार की फसल होती है कि अगर आपने अपनी जमीन पर एक बार नील की खेती कर ली तो आप वापस उस पर किसी प्रकार की खाने की खेती नहीं कर सकते, वो जहर की तरह ट्रीट होता है। तो यानी कि अगर आपने इंडिगो का प्रोडक्शन कर लिया है तो आप किसी और चीज का प्रोडक्शन वहां पर नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहां पर अंग्रेजों ने यह काम किया कि हमारे यहां पर क्रॉप का क्या कर दिया, कमर्शियलाइजेशन कर दिया। क्लियर। अगला काम, अगर हम बात करें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत लैग कर रहा था। अभी अपन ने बताया क्यों कर रहा था, जमींदारी सिस्टम की वजह से, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन थे कि भैया पानी नहीं था। सबसे बड़ा रीजन अगर मैं बोलूं, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था। पता है मैं 11वीं में था ना, तो हमारी बड़ी फटती थी सब, बोले इरिगेशन का मतलब क्या होता है। फिर हमारे एक टीचर ने समझाया, बेटा इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना। मैंने कहा ठीक है, हम तो ऐसे ही बेवकूफ बनने थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, पानी की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं थी। हम कहते थे भैया काले मेघ का पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाढ़ चलाओ, ठीक है। तो यहां पर हमारी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, बूंदों के बाढ़ नहीं, बूंदों के बाढ़ चलते थे तो हम खुश रहते थे, बारिश आई तो खुश, नहीं आई तो गम। टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, पैसा ही नहीं था जेब में, कहां से करेंगे, पैसा तो सारा अंग्रेज ले रहे थे। हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारी धरती हमारे लिए माँ थी और माँ के ऊपर कोई केमिकल नहीं डालता, ठीक है। तो हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारा हालत थोड़ी सी और तंगी थी। अगर हम बात करें आखिरी पॉइंट, हम बहुत ज्यादा अनसर्टेन एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे थे। अनसर्टेन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, इसका हमें ही जानकारी नहीं थी, इसकी हमें ही जानकारी नहीं थी, क्योंकि इरिगेशन नहीं था, रेनफॉल के ऊपर हम डिपेंड रहते थे। अच्छी रेनफॉल आई तो खुश हो गए, गंदी रेनफॉल आई तो गम में आ गए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया बालकों। तो ये था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। जब हम आजाद हुए तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था और किस प्रकार से कार्य कर रहा था, सबको समझ में आ गया।
आगे समझो, ठीक है। अगली कक्षा के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भारत का कैसा था और किस प्रकार से वो कार्य कर रहा था। आगे बढ़ते हैं लास्ट चीज के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको कहा सरप्राइज के बारे में। सो बालकों, जैसा कि आपको पता है पिछले 1.5 महीने से हमारा एक बैच चल रहा है। वो बैच भारत का सबसे बड़ा प्रीमियम ब्रह्मास्त्र बैच बन चुका है फॉर कॉमर्स। हजारों की संख्या के अंदर बच्चे उसके अंदर एनरोल हो चुके हैं और कमाल की बात यह है कि इस 1.5 महीना बीतने के बाद भी आज की तारीख में भी बच्चे उसके अंदर एनरोल हो रहे हैं। तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि एनरोल होना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर सर अब कोर्स कैसे होगा, आप तो बहुत आगे निकल चुके हो, तो बालकों तैयार हो जाओ, क्योंकि आ रहा है एक बहुत तगड़ा सरप्राइज। हम लेकर आ रहे हैं ब्रह्मास्त्र प्रीमियम का आ रहा है, बड़ी जल्दी बताऊंगा। एक्साइटमेंट है, प्लानिंग अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुकी है, बस बारी है एग्जीक्यूशन की। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, ध्यान रहे, जरूर आए। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन गाइस, मस्त रहो, मजे रहो, शानदार रहो, टकाटक टकाटक, शांति रखो, मजेदार करो। और अगर आप अब तक अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक में नहीं आए हैं तो ये कोड इस्तेमाल करें। अच्छा, एक चीज और, बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बालकों, अनअकैडमी के ऊपर जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो तो यहां पर जैसे आप गौरव जी इस्तेमाल करते हो, आपके लिए फ्री कंटेंट और एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे फ्री के अंदर तुम्हारे भाई ने दे रखे, तो अभी जाओ उनको मजे से ले लो। बट एक चीज याद रखना, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अनअकैडमी, आपको एक चीज तैयार रखनी है कि हम कॉमर्स वाले, हमारी ताकत इतनी बड़ी है जितनी भारत की किसी में भी नहीं है। ये हमें उनको समझाना है, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, हम ताकतवर इतने हैं। हमारी यूनिटी की लोग है ना मिसालें देते कि अगर यूनिटी देखनी है ना तो कॉमर्स वालों की जाके देखो, ठीक है। तो आप कभी भी अनअकैडमी पे जाएंगे, आपको ये कोड याद रखना है, विद द नेम ऑफ गौरव जी। ये कोड लगते ही उनको समझ में आ जाता है एक और कॉमर्स वाला है, ये फिर बहुत सारे डाउट पूछेगा, ये फिर बहुत दिमाग आएगा, ठीक है। तो तैयार रहे, आप लोगों के लिए आ रहा है ब्रह्मास्त्र प्रीमियम का रिवीजन बोले या फिर क्रैश कोर्स बोले, बड़ी जल्दी आ रहा है। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।